मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ पे आधारित यानी उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पहले आसान आसान करेंगे फिर टफ करेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि कूलम लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको एक चीज़ बताई गई थी कि कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। फिर मैंने बोला था कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड तो है, लेकिन अगर हम लोग इसको चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलस। तो मैं आज सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बट इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर भी बाय यूजिंग कैलकुलस। तो आज का ये चैप्टर शुरू करने से मतलब आज का प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं एक और पॉइंट बताऊंगा जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उस चीज़ को मैं बताता हूं कि चार्जेस किस किस फॉर्म में किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है। तो मान लो एक तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला कि पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो भाई पॉइंट चार्ज में तो सीधी सी बात हो गई कि वो टोटल चार्ज एक पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब कि सारा चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे है। तो जब लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, जितना भी चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो सारा का सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पे है। वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। अब ये प्रॉब्लम के दौरान किस किस फॉर्म में आ सकता है जरा सोच के देखो। सबसे पहला हो सकता है तुमको प्रॉब्लम में एक रॉड दिया हुआ, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग एक रॉड दिया हुआ है, और इस रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मतलब मान लो रॉड की लेंथ है L और ये प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पॉइंट के फॉर्म में था, उस प्लस क्यू चार्ज को इस रॉड के ऊपर, थिन रॉड के ऊपर इसके लेंथ पे यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। प्लस क्यू चार्ज को इस रॉड के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब देखो ये चार्ज एक पॉइंट की जगह यहां से यहां तक फैला है, तो इसको हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां मैं एक टर्म बताता हूं तुमको जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा क्या हुआ सो देखो, मान लो इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज है Q और इसको अगर इसके L लेंथ से आपने डिवाइड कर दिया तो ये एक क्वांटिटी मिल गई लैम्डा, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि चार्ज जो है वो इस रॉड के लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक प्रकार का बॉडी आपको दिख सकता है। लैम्डा आप समझ गए, लैम्डा क्या हुआ? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। एक और बॉडी हो सकती है, मान लो एक बॉडी है डिस्क। अब कहोगे ये डिस्क क्या है? ये जो आपकी थाली हुई, मतलब कुछ भी ऐसा मान लो, या आपका एक पेज का पेपर हो गया, प्लेन पेपर, जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो, मतलब एरिया हो, थिकनेस ना हो, थिकनेस ना के बराबर, लेंथ हो और विड्थ हो। तो चाहे वो प्लेट हो गया या डिस्क। डिस्क मतलब तो मान लो जैसे रोटी, आप रोटियां खाते होगे, तो रोटी को अगर हम लोग बेलते हैं तो वो एक जो सर्कल में बन जाता है वो एक डिस्क हो गया। तो अगर चार्ज इस पूरे डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अब देखो बच्चों, यहां पे चार्ज जो है वो एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना बच्चों। तो चार्ज आपका एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहाँ एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे सिग्मा, और सिग्मा कैसे होगा, तो सिग्मा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया। ये क्या है बच्चों, ये हो गया आपका डिस्क, दिस इज डिस्क। तो चार्ज आपका डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये हो गया सिग्मा। सिग्मा को जैसे यहां लिखे हुए हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा जो हो गया आपका, ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये लीनियर हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक और आखिरी है चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज तो अलग ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड का मैं टाइप बता रहा हूं। ये हो गया लेंथ में, इसमें लेंथ और विड्थ यानी 2 डायमेंशन आ गए, यानी ये एरिया में हुआ। तो खुद दिमाग लगा सकते हो तीसरा क्या बचा, तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, तो अब क्या बचा, तो अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर, कोई भी सॉलिड स्फीयर, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज है तो पूरा सॉलिड है, तो वो एक सॉलिड बॉल या क्रिकेट का बॉल हो गया, नॉट फुटबॉल का नहीं, क्रिकेट का बॉल हो गया, वो एक हो गया सॉलिड, तो सॉलिड बॉल हो गया। तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें वॉल्यूम है। और मान लो अगर चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो गया। तो ऐसे को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जैसा कि नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग बॉल में होता है, कंडक्टिंग में क्यों नहीं होता है ये मैं आगे बताऊंगा। नॉन कंडक्टिंग बॉल में मान लो कोई बॉल है, नॉन कंडक्टिंग, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि नॉन कंडक्टिंग बॉल होना चाहिए, आगे समझाऊंगा कि नॉन कंडक्टिंग में ही क्यों ऐसा होगा। कोई नॉन कंडक्टिंग बॉल है तो इसमें चार्ज जो है इसके पूरे सरफेस पे नहीं, ये डिस्क जैसा नहीं समझना इसको, डिस्क तो हो गया सिर्फ एरिया, ये वॉल्यूम है, यहाँ सब कुछ है। तो ये इसके पूरे वॉल्यूम में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पूरे वॉल्यूम में है। तो यहाँ एक टर्म होगा रो, और रो इक्वल टू क्यू और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v, दिस v इज वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम पता है हम लोग को, अपने को पता है 4/3 पाई r क्यू होता है। और ये जो रो हो गया यहाँ पे, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चार्ज सिस्टम के ये इतने सारे टाइप्स हो गए। पॉइंट चार्ज के फॉर्म में तो पॉइंट चार्ज हो ही गया, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में एक रॉड हो गया जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर डिस्क या फिर प्लेट में हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर बॉल या नॉन कंडक्टिंग में हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप याद रखेंगे कि चार्ज सिस्टम पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड। कूलम्ब्स लॉ हालांकि वैलिड है पॉइंट के लिए, लेकिन चालाकी से इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके, मतलब कैलकुलस का यूज करके देखो, मैं इनके लिए भी यूज करके आपको दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो आप इसको एक बार राइट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो पहले हम लोग बेसिक्स प्रॉब्लम से चलेंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूं, इसमें कूलम्ब लॉ और आपका वेक्टर, ये 2 काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट इन ईच केस। ये 3 प्रॉब्लम हो गए A, B, C। इन तीनों प्रॉब्लम में तुम देख रहे हो प्लस क्यू नॉट है, बाकी चार्ज प्लस कैपिटल क्यू L, कहीं प्लस 3Q है। तो चार्जेस आपको बोर्ड पे दिए गए हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें L साइड है, ये एक स्क्वाड है जिसमें L साइड है, जिसमें सेंटर पे प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। इसमें देख लो ये एक हेक्सागन है जिसमें रेगुलर साइड है इसके L। मैं सारे चार्जेस को एक बार बता देता हूँ कौन क्या है ताकि आपको लिखने में इजी हो। ये प्लस 5Q है, ये माइनस 2Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस 2Q है, ये Q है, ये प्लस 2Q है, ये प्लस स्मॉल Q नॉट है।
यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस 3q है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे ये प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को ठीक से लिख लीजिए और हर क्वेश्चन पे 2-2 मिनट के हिसाब से यानी 6 मिनट। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, सीरियसली पढ़ाई करनी है भाई तो सीरियसली करते हैं हम लोग, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया भी जाता है और बहुत मेहनत लगता है हर चीज करने में। तो आप इसको ऐसे नहीं कि बस ऐसे देख लो, तो आप इनको अपने कॉपी पे लिखो और 6 मिनट का टाइम दो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर सॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर आगे देखो, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, फिर उससे आप मैच कर लो। ओके बच्चों, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को लिख लो। तो बच्चों आपने एक बार सॉल्व कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और यदि नहीं भी सॉल्व हुआ तो आपने ट्राई एटलीस्ट जरूर किया होगा, ठीक है ना। ट्राई कम से कम करना चाहिए, सॉल्व हो ना हो वो अलग चीज है। एक बार आप ट्राई करो, सिंसियरली ट्राई करो, घर में बैठे हो ट्राई करो। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, कैसे सॉल्व करें। पहली बात कि मुझे फोर्स निकालना है क्यू नॉट के ऊपर। अब क्यू नॉट के ऊपर फोर्स निकालना है और यहाँ इस पे फोर्स लगाने के लिए 2 चार्ज बैठा हुआ है, 1 और 2। ये दोनों आपस में भी फोर्स लगाएगा, लेकिन उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए इसके ऊपर फोर्स। तो याद करो मैंने तुमको बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें ये बताया था कि कोई एक दूसरा चार्ज मौजूद भी है तो उससे आपको घबराने का नहीं, आप सीधा कूलम लॉ लगाओगे और बिंदास इसके बीच लगाओ। ये कौन इधर बैठा है उससे मेरे को मतलब है ही नहीं, मेरे को बस ये देखना है कि भाई ये है और ये है जिनके बीच कूलम्बिक रिपल्सन होगा, और ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। तो जैसा कि बताया था कि ये लाइन, अब इसको लोग बहुत वेक्टर लॉ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कूलम का वेक्टर फॉर्म, कोई मैं वो भी बता दूंगा, कोई उससे फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट देखो ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो भी बताऊंगा मैं इसके बाद, प्रॉब्लम्स के बाद। तो प्लस क्यू नॉट। अब देखो ये प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा है, तो ठीक है इसका नाम रख देते हैं F1। अब इसने भी इस पे फोर्स लगाया होगा, लेकिन मेरे को तो ये पूछ रहा ना कि इस पे क्या लगेगा, ठीक है। तो नंबर 1 ने इसको रिपेल किया, नंबर 2 भी है वहां बैठा हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये भी कुछ फोर्स लगाएगा और इसको मतलब नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ये अपना फोर्स लगाएगा और इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो अब क्या करना है आपको सेपरेटली F1 और F2 निकालना है, और निकालते समय घबराने की कोई बात नहीं है। कूलम का लॉ है हमारे पास, कूलम के लॉ में 2 चार्ज रखे जा सकते हैं, तो ये एक बारी में हो गया और ये दूसरी बारी में हो गया। हाँ, अगर चूंकि नेट फोर्स निकालना है तब तो हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो इन दैट केस हम लोग वेक्टर तरीके से रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बच्चों ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रंट का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा मेन टारगेट है F1 और F2 निकालना, जो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और, हर जगह ये मत पूछना कि अब कौन सा मीडियम है, यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है। अरे कोई और मीडियम होगा तो दिया हुआ रहेगा, अगर मीडियम नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम करके चलो कि वो एयर है या तो वैक्यूम है। तो सीधी सी बात है, एयर वैक्यूम के लिए K इक्वल्स टू हम लोग जानते ही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं इसके जगह। तो चलो सबसे पहले हम लोग F1 लिख लेते हैं। तो F1 कितना हो गया बच्चों, K, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K इंटू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस L²। अब F2 देखो भाई, F2 भी तो इतना ही होगा, क्योंकि वही चार्ज, उतना ही चार्ज यहाँ भी है और ये भी उतना ही चार्ज है, आपका बीच का डिस्टेंस भी वही है। तो F2 भी हो जाएगा K Q नॉट बाई L²। और नेट फोर्स अगर आपको चाहिए तो वेक्टर तरीके से आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो वेक्टर तरीके से ऐड करेंगे। तो वेक्टर तरीके से कैसे ऐड करेंगे, तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स के लिए आप जानते ही हो, दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, स्क्वायर करके, याद करो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, दोनों के बीच का एंगल। और अगर देखा जाए तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है,
तो इसको मान लो कुछ वैल्यू f मान लो, तो ठीक है। फिर देखो बहुत आराम से आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये भी f1 भी f के बराबर है, f2 भी f के बराबर है, तो f स्क्वायर, तो ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस f इंटू f और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये भी हो गया आपका f स्क्वायर। ये टोटल फोर्स कितना आ गया आपका, √3f स्क्वायर और ये हो गया f। तो इस तरीके से बच्चों जो नेट फोर्स निकल के आया हमारा f√3, तो आंसर आ गया f नेट बराबर, f किसको माने थे हम लोग, दिस होल थिंग को, k q नॉट बाई l स्क्वायर इंटू रूट। ठीक है, इससे भी आसानी से आप याद करो, वेक्टर में एक चीज मैंने आपको बोला था कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो सीधी सी बात है उस केस में रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप याद करो। सीधा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos θ/2। ध्यान दो, ये टफ फॉर्मूला लगाना है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो अब सीधा देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर यहां से 2, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया k q0 बाई l स्क्वायर और cos 60/2 यानी cos 30 होगा √3/2, cos 60/2 हो जाएगा 30 या cos 30 होगा √3/2 और 2 कैंसिल हो गया। तो देखो फिर से तो वही आंसर निकल के आ गया k q बाई l स्क्वायर √3। तो आप ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कब यूज करोगे, जब दोनों आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। और कोई पूछेगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो आप वेक्टर्स में पढ़े हो कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट ठीक उसके इन बिटवीन जाता है। मतलब कि इस एंगल जो 60 डिग्री है उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग आपका नेट फोर्स जाएगा। तो उसका डायरेक्शन भी निकल गया, और डायरेक्शन कितना निकल गया, डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, k q0 √3/l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि तुम लोगों से बन गया होगा, ये बहुत टफ तो नहीं है, सॉल्व कर लिया होगा आपने। एक बार देख लो इसको, इजी क्वेश्चन है, और जिनसे नहीं बना वो राइट डाउन कर लो। ओके बच्चों, ठीक। तो बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा, तो इसको भी सॉल्व किया होगा आपने। तो अब एक बार देखते हैं आपने सही किया या गलत किया, क्या किया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये स्क्वाड है और इसके कॉर्नर्स पे टोटल 4 यानी 4 पॉइंट चार्जेस रख दिए गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4। ओके बच्चों, 1 2 3 4, और ये पांचवें के ऊपर अपने को फोर्स देखना है। तो यहाँ बात ये हो गई कि इसके ऊपर टोटल 4 फोर्स लगेंगे। अब कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके लिए हम लोग बगल में एक डायग्राम इसका छोटा सा बनाते हैं। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, आप जानते हो। तो इसने इसको इधर रिपेल कर दिया, यहाँ भी मैं बना दूंगा और वहां भी साइड में बनाऊंगा। तो इसने इसको रिपेल कर दिया। 1 है तो लिख दो F1, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 2 को देखते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसने भी इसको रिपेल करना है, तो इसने इसको इधर रिपेल कर दिया। ये हो गया F2। फिर ये प्लस, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर को रिपेल कर देगा। इसका नंबर 3 है, तो इसने इधर रिपेल कर दिया नंबर 3। और ये फोर्थ जो है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया, तो इसका नाम रख दो F4। अब क्या करना है अपने को, तो अगर अपने को नेट फोर्स चाहिए तो करना तो एक ही काम होगा भाई, कि नेट फोर्स के लिए आपको रिजल्टेंट निकालना होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, इन सबको वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। अब इतने सारे वेक्टर्स को जल्दीबाजी में कैसे ऐड करें, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, वो अभी लगा के दिखाते हैं आप।
सबसे पहले आप देखो F1 और F4 इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। यानी F1 और F4 का डायरेक्शन सेम हुआ तो ये दोनों मिलके एक फोर्स बना दिए जिसका नाम रख लेते हैं F डैश। तो बच्चों F डैश जो है, दिस इज F डैश इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F4। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो देखो F1 कितना है आपका, तो F1 का वैल्यू लिखते हैं। तो F1 हो गया Q नॉट डिवाइडेड बाय। अब एक बात और पंगा हो गया यहाँ पे ये जो डिस्टेंसेस हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस, चाहे किसी भी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस, वो सब डिस्टेंस सेम होगा। और वो डिस्टेंस कितना होगा तो तुमको याद होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि स्क्वाड का जो डायगोनल होता है, ये पूरा जो विकर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका ये आधा होगा। तो x इक्वल टू L√2, ये हो गया डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/2। तो आप एक काम करो, x का वैल्यू लास्ट में रखेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे लिख दो सिर्फ x²। तो F1 हो गया Q नॉट बाय x²। ठीक है, F4 कितना होगा? F4 की बात करें तो फिर लिखोगे K। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि -Q लिख दें। बिल्कुल नहीं, मैंने मना किया है कि जब फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं तो साइन के साथ नहीं रखते हैं। साइन का जो काम था अट्रैक्शन वाला, वो उसकी वजह से F4 इसकी तरफ लग गया। बस नेगेटिव से यही था कि जैसे मान लो ये प्लस था तो इसने रिपेल किया, ये नेगेटिव है तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। तो नेगेटिव का जो काम है वो हो चुका है। तो आप ना प्लस ही लिखोगे, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है। आप याद करो, आपको हमने कूलम्स लॉ पढ़ाते समय बोला था कि मॉड में लेना है। ये भी हो गया Q नॉट बाई x²। तो अब एक बात गौर करना, क्योंकि डिस्टेंस तो इसके अभी x ही है, तो F1 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम। तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि F डैश जो होगा वो दिस प्लस दिस, सीधा दोनों को ऐड कर दो। अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो F डैश हो गया तुम्हारा 2K Q नॉट बाई x²। ये F डैश आ गया। चलो, तो F डैश जो है वो रिजल्टेंट किसका था? F1 और F4 का। ठीक इसी तरीके से अब देखो, F2 इधर को है और F3 ठीक इसके अपोजिट है, तो दो फोर्स अपोजिट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट उसके तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्ट्रॉन्गर कौन है बच्चे? तो स्ट्रॉन्गर वही होगा जिसका चार्ज ज्यादा है। जैसे ये देखो +3Q है, तो इसका रिपल्शन ज्यादा होगा और +Q का रिपल्शन कम होगा। तो F2 इज ग्रेटर देन F3। तो F2 और F3 दोनों अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा F2 के लॉन्ग ही होगा, और इसका नाम हमने रख दिया F डैश, डबल डैश। F डैश तो इसका नाम रखा ही है। अब ये F डबल डैश कितना होगा बच्चों? तो F डबल डैश, जैसे देखो यहाँ दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में था तो हमने उसको ऐड कर दिया, तभी वो 2 हो गया। इसमें क्या है कि ये इसमें से इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, F2 लिख लें और F3 लिख लें। F2 यानी नंबर 2 चार्ज, तो देखो कितना लिखेंगे, तो K इंटू 3Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई x²। और F3 कितना लिखेंगे बच्चों? K इंटू कितना चार्ज है ये? Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई x²। अब F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको F2 में से F3 को घटाना होगा क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और चूंकि F2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए डायरेक्शन किधर आ रहा? नीचे। तो ऑटोमेटिकली बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जिसका नाम F डबल डैश है, तो आप इस 3K Q नॉट x² में से K Q नॉट x² को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 2K Q नॉट बाई x²। कोई पूछे कि क्यों सब्ट्रैक्ट किए, तो आपने कहना है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब आप देखो
एफ डैश कितना निकल के आ रहा है 2k/q0/x², और एफ डबल डैश का भी वैल्यू कितना है 2k/q0/x²। तो फिर आप मेथड लगा दो कि एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आ जाएगा, एंड दिस इज योर नेट फोर्स। और ये एंगल कितना होगा बच्चों, तो ये देखो ये जो एंगल है तो किसी भी स्क्वाड के दोनों डायगोनल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्रीज। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो अभी आपको हमने एक शॉर्टकट बताया था कि नेट फोर्स निकालने के लिए अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो 2 इंटू कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एफ डैश और एफ डबल डैश का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो क्या लिखोगे 2k/q0 डिवाइडेड बाई x² इंटू cos θ/2। तो θ/2 की जगह यहाँ क्या लिखोगे 90 डिग्री, तो 90/2, तो 90/2 का तो मतलब समझ ही रहे हो 45 हो जाएगा। तो अब देखो ये कितना आ गया आपका फाइनल आंसर 4k/q0। अब x समय टाइम आ गया है कि x का वैल्यू भी रख दो, तो x कितना था आपका L/√2 है ना बच्चों। ये पूरा डायगोनल हो गया L√2 और उसका हाफ, तो ये नीचे में आ गया आपका L/2 सॉरी L²/2 स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट का हो जाएगा 2, और ये cos 45 हो जाएगा आपका, cos 45 हो जाएगा 1/√2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, तो फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा कंजस्टेड हो गया ध्यान से देख लेना, 4, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, √2 से ये कट गया, ये फिर ऊपर चला गया 4√2k/q0/L²। तो इसका आंसर आ गया, मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर। तो नेट फोर्स जो निकल के आ गया 4√2k/q0/L²। ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक बीचों बीच, क्योंकि ये 90 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ठीक बीचों बीच, ठीक मिडिल में जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। तो अब ध्यान से देख लो मैंने कहाँ क्या यूज किया। इंपॉर्टेंट था कि इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट। और एक बात और कि चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, जब आप नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है वो हमने दिखा दिया है। तो आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा, एक बार आप मिला लो फिर देख लो। तो बच्चों फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेक्सागन वाला। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले कुछ हेक्सागन का प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो आपके लिए आसान है। एक तो पहली बात है कि इसके सारे साइड ये तो सेम होंगे ही होंगे। दूसरा ये है कि इसका टोटल एंगल जो होगा वो 120 का होगा, और ये बीच में से जो लाइन गया तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला हिस्सा 60 डिग्री का होगा, इन सेम मैनर ये भी 60 डिग्री हो गया, और अगर ये दोनों 60 है तो ये ट्रायंगल के हिसाब से ये भी 60 हो गया। तो किसी भी दो डायगोनल के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। अगर ये तीनों 60 हो गए तो इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका L हो गया, L हो गया। तो मतलब बोर्ड पे अब जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो सारा डिस्टेंस L है, और जो भी एंगल आपको दिख रहा है वो सब 60 है। कोई भी बाइसेक्टर पे 60, कोई भी 60 एंगल है, और सारा डिस्टेंस L है। ये एक मैजिक समझो कि ये आपका हेक्सागन का है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो फिर हमको ये, अब ये थोड़ा कंजेस्टेड डायग्राम हो गया तो मैं साइड में ठीक से कर लूँगा, बता दूंगा आपको। तो पहले आप चार्ज का नंबरिंग कर लो, चार्जेस का नंबरिंग कर लो। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 6 चार्ज हो गए, और ये सेंटर वाला चार्ज क्या हो गया Q0। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है हमें कि टोटल 6 चार्जेस हो गए और बीच में सेंटर में Q0।
अब कौन क्या करेगा? तो एक काम करो, आसान कैसे रहेगा कि हम लोग डायगोनल वाले को देखें। जैसे देखो 1 और 4 को पहले देख लो, 6 और 3 को देख लो, 5 और 2 को देख लो। अपोजिट डायगोनल पे अपोजिट वाले को देखा जाए। तो देखो नंबर 1 और नंबर 4 को, तो नंबर 1 जो है वो प्लस है, तो मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम फिर से। तो नंबर 1 का ये फोर्स हो गया, दिस इज F1। ओके बच्चों, दिस इज F1। फिर देखो नंबर 4, तो ये प्लस ने प्लस को रिपेल किया, तो ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा। तो नंबर 1 अगर डाउन इधर है तो नंबर 4 का जो फोर्स होगा वो अप इधर होगा, यानी F4 ठीक अपोजिट इधर होगा। क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे रिपल्सन से। नंबर 1 ने इस Q0 को नीचे रिपेल किया, तो नंबर 4 ने इसको ऊपर रिपेल किया। बात करते हैं नंबर 2 और नंबर 5 का। अब देखो इंटरेस्टिंग है, नंबर 5 प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर, और नंबर 2 नेगेटिव है तो ये उल्टा ऊपर ही इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात समझो बच्चों कि नंबर 5 और नंबर 2 का डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। क्यों सेम हुआ समझ में आया आप लोग को? इनका डायरेक्शन सेम इसलिए हुआ क्योंकि नंबर 5 ने रिपेल किया ऊपर, नंबर 2 ने ऊपर ही अट्रैक्ट कर लिया। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट निकालते वक्त इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड करेंगे और यहां इनका सबट्रैक्ट करेंगे। एक पेयर और बच रहा है, नंबर 6 और नंबर 3। नंबर 6 का देखो ये प्लस चार्ज, ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा इस साइड, इसने इसको इधर रिपेल कर दिया नंबर 6। और नंबर 3 जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर 6 और नंबर 3 का भी डायरेक्शन हो गया। तो बच्चों अपने को करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक काम यहां और करते हैं, उससे आसानी होगी। जब भी किसी दो पेयर की बात करेंगे, लेट अस अस्यूम कि 1 और Q0 की बात करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग फोर्स? F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो F1 इक्वल टू लिखेंगे K इंटू 5Q इंटू Q0 बाई L²। तो कोई भी पेयर लिखोगे तो सब में K, Q और Q0 बाई L² तो आएगा ही आएगा, बस आगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम लोग, थोड़ा टाइम बचेगा और स्पेस भी बचेगा और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, इस 5 के अलावे बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि F0 इक्वल टू K Q0 बाई L², यानी K Q0 बाई L² को हम लोग मान लेते हैं F0। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया, 5F0। इससे इजीली हम लोग लिख लेंगे। तो F1 का हो गया 5F0। F2 का कितना होगा बच्चों, सोच के बताओ बच्चों। तो F1 में क्या हो गया, बस ये 2 एक्स्ट्रा है, साइन को लेकर नहीं सोचने का, साइन का मतलब अट्रैक्शन है, तो देखो नंबर 2 तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, बस एक्स्ट्रा आ रहा है 2। तो सीधा मैं लिख देता हूं इसको 2F0। तो देखो कितना इजी हो गया ये। और F0 का फुल फॉर्म तो वहां लिखा हुआ है ही। 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 में क्या है, सिर्फ Q है और यहाँ Q0 है, तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आगे नहीं लिखा हुआ है, तो F3 भी हो गया हमारा F0। चलो F4 कितना होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से, F4 में न्यूमेरिकली क्या लिखा हुआ है, 2, तो इसको लिख देंगे 2F0। F5 में क्या लिखेंगे बच्चों, F5 के न्यूमेरिकली आगे 1 है, तो सिंपल सिर्फ क्या लिखा जाएगा, F0। और F6 में क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे F6 में, 2F0। ओके बच्चों, अब देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए काम करना। अब तुम देखते जाओ, F2 कितना है तुम्हारा, 2F, F5 कितना है, F0, तो F2 है 2F और F5 है F0, तो 2F0
2F0 और F0 ये इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड होके 2F0 अब प्लस F0, तो ये दोनों मिलके हो गए 3F0। ओके, फिर देखो F3 कितना है F0, F6 कितना है 2F0 और F3 F6 का डायरेक्शन सेम है, तो F0 में 2F0 ऐड कर दो, तो ये भी हो गया 3F0। देखो इंटरेस्टिंग। फिर F1 कितना है भाई, F1 है 5F0, तो नीचे हो गया 5F0 और F4 कितना है बच्चों, तो 2F0, तो नीचे सोचो 5F0 और ऊपर 2F0, 5F0 2F0, तो नेट रिजल्टेंट नीचे आएगा 3F0। कितना आराम से हम लोग यहां पे सॉल्व कर लिए। तो इन सभी वेक्टर का सॉल्यूशन जो निकल के आया 3F0 3F0 3F0। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, वो भी बहुत आसान है। आप पहले समझो, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल भी है 60 डिग्री। तो एक काम करो, पहले आप ऐसे करते हैं, इस 3F0 और इस 3F0 का रिजल्ट निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में, तो आप ऐसे कैसे करेंगे, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। तो मान लो कि इन दोनों को, इसका नाम रख लेते हैं A और इसका नाम रख लेते हैं B। छोड़ो, नाम रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लोग। तो देखो सीधी सी बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी 3F0 और 3F0 का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको मान लो F', वो इसका रिजल्टेंट तो ठीक बीच में ही तो आएगा, क्योंकि हमने ये अभी कुछ देर पहले ही शॉर्टकट में सीखा है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, भाई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका 120। कहोगे 120 कैसे, अभी बीच वाला 3F0 को भूल जाओ, ऊपर नीचे वाले 3F0 के बारे में सोचो। तो टोटल ये 120 है, तो 120 का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा F'। और ये F' की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो 2। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 इंटू 3F0 इंटू cos 120/2। तो cos 120/2 करोगे तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। कैसे 60 आया समझ में आया बच्चों, तो cos 60 इस तरीके से आया, टोटल एंगल 120 है, इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू F0 इंटू cos 60 हो गया 1/2। तो फाइनली बच्चों ये F' का वैल्यू भी कितना आ गया 3F0। तो खुद सोचो कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आया बीच में F', और बीच में तो ऑलरेडी एक 3F0 है ही, याद रखो ये जो F' आया इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में। तो अब बात आ गई कि बीच में जब हमको नेट फोर्स निकालना होगा, तो नेट फोर्स के लिए मैं यहां लिख देता हूं, तो नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F' में, जो कि डायरेक्शन सेम हो गया, F' में यहां मैं बना देता हूं 3F0, F' में 3F0 ऐड करना होगा, और F' में निकल के आ गया है 3F0 प्लस 3F0, दिस इज 6F0, और F0 है कितना बच्चों, तो F0 है हमारा 6 इंटू KQQ/L²। ये आंसर हो गया कि 6KQQ/L²। समझ में आया, यहां फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां 3 फोर्स हुए, फिर से मैं बता रहा हूं, F0 और बीच वाला F0। इन दोनों F0 का जो रिजल्ट आया वो ठीक बीच में आया, और जो बीच में आया तो F' आया, F' में फिर से 3F0 को ऐड करके हमने ये आंसर निकाल दिया। तो अब क्या करना है आपको, एक बार अच्छे तरीके से समझिए, और जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसको फिर से रिवाइंड करके आप सुनिए हर पॉइंट को। तो मैंने लगभग सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किया है, और F0 मैंने किसको माना, तो इस तरीके से आपकी थोड़ी लर्निंग हो जाएगी कैसे क्या करना है ना बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग। यहाँ पे दो मासेस हैं M1 और M2, ठीक है, दोनों पे चार्ज भी अलग अलग है Q1 एंड Q2।
इन दोनों को एक इंसुलेटेड स्ट्रिंग से एक सीलिंग से हैंग किया गया। इसमें हम लोग कई सारा प्रॉब्लम करेंगे, तो सबसे पहला मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये दोनों स्ट्रिंग चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये डाइवर्ज कर जाएंगे, ये डाइवर्ज कर गए। तो वर्टिकल के साथ मान लो ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। तो कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं कल के वीडियो में करवाऊंगा आपको। तो लेकिन मैं पहले इसका ना आपको ये समझा दूं कि इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं। तो आप इसको पहले ध्यान से समझो, तब इसके ऊपर हम लोग अलग अलग टाइप का इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात हमसे ये पूछा गया कि θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन बताओ। पहले ये समझो कि धागे से दो चार्ज को जब बांध दिया गया तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो। डिफ्लेक्ट क्यों हुए? क्यों वो दोनों डिफ्लेक्ट हुए? क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बीच का एंगल का फॉर्मेशन हुआ। एक बार तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना और एक बार ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, फिर आगे आप सॉल्यूशन देखो। तो मान लो कि ये दोनों इस तरीके से इस पोजीशन में रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो दोनों पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। पहले फोर्सेस दिखा लो। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउन m1g, एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे टेंशन, दैट इज T1, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों पे लग रहा होगा और दोनों पे सेम लगेगा, भले ही चार्ज अलग अलग हो, लेकिन आपको पता है ये कूलम्बिक पेयर है तो इस पे एक्शन और रिएक्शन होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे M2 में यहां लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे सेम लगाना है। मास इसका अलग है तो चलो ठीक है, अलग लग गया M2g। रस्सी भी इसकी अलग है तो मान लेते हैं टेंशन भी लग गया T। मासेस अलग है दोनों। अब देखो क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं। पहले इसके लिए लिखते हैं, अगर ये एंगल देखो, ये स्ट्रिंग ने θ1 वर्टिकल से एंगल बनाया, तो θ1 एंगल बनाया है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और अगर ये θ1 होगा तो टेंशन जो होगा उसका एक कंपोनेंट टूटेगा T1 cos θ1, और इधर टूटेगा बच्चों T1 sin θ1। इन सेम मैनर इसके पास आ जाओ। अब इसका वर्टिकल के साथ ये θ2 है, ये एंगल बन रहा है θ2। तो इसके टेंशन का जो T2 है आपका, उसका एक कंपोनेंट ऊपर टूट जाएगा T2 cos θ2, और एक सामने टूटेगा T2 sin θ। अब इसके लिए देखो, वर्टिकली ये रेस्ट में और हॉरिजॉन्टली भी रेस्ट में। तो हॉरिजॉन्टली रेस्ट में है तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखोगे बच्चों T1 sin θ1 इक्वल्स टू Fe, और वर्टिकली m1g को इसने बैलेंस किया है तो लिखेंगे T1 cos θ1 इक्वल्स टू mg। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टली T1 sin θ1 को इलेक्ट्रिक फोर्स ने बैलेंस किया, वर्टिकली m1g को बैलेंस किया T1 cos θ1 वाले कंपोनेंट। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक इसके लिए भी लिखोगे तो देखो, हॉरिजॉन्टली T2 sin θ2 को इलेक्ट्रिक फोर्स ने बैलेंस किया, वर्टिकली T1 cos θ1 को m2g ने बैलेंस किया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया 4। ये ध्यान रखना भाई कि चार्ज भले अलग है लेकिन दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, सेम, क्योंकि वो तो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। अब क्या करो, अब आपके पास देखो टोटल 4 इक्वेशन आया, तो पहले 1 और 2 को डिवाइड करो। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये T1 कैंसिल, तो उधर आ गया आपका
साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1, तो उसको आप लिख सकते हो tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू Fe बाई m1g। और दोस्तों इसको अगर कर दोगे फिर क्या करो, नंबर 3 को नंबर 4 से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा सॉरी ये T2 होगा ना, और ये आपका तो T2 साइन थीटा 2 इक्वल टू F2, ये गलती से लिख गया था हमसे, तो इसलिए होगा T2 कॉस थीटा 2, क्योंकि इसका कंपोनेंट तो T2 है ना, तो T2 कैंसिल, तो साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा आपका tan थीटा 2, और इधर क्या हो जाएगा Fe अपॉन m2g, है ना बच्चों। अब फाइनली देखो tan थीटा 1 भी आ गया तुम्हारे पास, tan थीटा 2 भी आ गया। अब यहां से तुम फिर इनको डिवाइड कर दो, तो tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2, अगर इनको डिवाइड करोगे आपस में तो देखो क्या होगा, फिर ये हो जाएगा Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन m1g डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन m2g। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स कट गया, g से g कट गया, फाइनली ये आंसर निकल के आया tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। समझ गए। तो दोनों के एंगल का रेशियो, एंगल के tan का रेशियो उनके मास के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा, यानी tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। अब यहाँ से बहुत सारे चीज को डील किया जा सकता है, जैसे मान लो तुम एक बात देख रहे हो ना, ऊपर 1 है तो यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 2 है, यानी कि एक चीज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है हमको, यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ, आप बाद में लिख लेना इसको, एक बार इसको आप लिख लो, एक बार आपने लिख लिया होगा, इसको राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा मैं रब करके आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब निकल के आया। ये ऊपर मैं मिटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा 1 है तो m1 नीचे में, यानी tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। ये देखा जाए तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, अगर मान लो कि m1 ग्रेटर होगा m2 से, तो ऑटोमेटिकली m1 ग्रेटर होगा m2 से, तो दोस्त जिसका मास बड़ा होगा उसका एंगल छोटा होगा, तो m1 ग्रेटर होगा m2 से, तो पक्का है कि थीटा 1 से बड़ा होगा थीटा। ठीक है, ये सोचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन भी है तो जो ज्यादा भारी होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, वो कम डिफ्लेक्ट करेगा, तो हाइयर द मास लोअर विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आप ऐसे भी याद रखना कि यहाँ पे इस इक्वेशन में tan थीटा मास के रेसिप्रोकल का होता है, ठीक है ना, 1/m। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज था, लेकिन अब हम लोग कल इससे और टफ क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग चार्जेस के इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे कि दो चार्ज है, तीसरा कहाँ रखें इक्विलिब्रियम में हो, वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, फिर इसमें SHM वगैरह भी आएगा। तो कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, स्टे सेफ, थैंक यू बच्चे।